हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो के अंदर नए मेन लाइन आईपीओ के बारे में जो है उदय शिव कुमार इंफ्रा लिमिटेड आईपीओ। उदय शिव कुमार इंफ्रा लिमिटेड आईपीओ दोस्तों कल से ओपन होने वाला है। 20th मार्च से 23rd ऑफ मार्च के बीच में ये इशू ओपन होगा। तो इसका डिटेल रिव्यू करेंगे, कंपनी के प्रोज जानेंगे, कंपनी के कॉन्स जानेंगे, इस आईपीओ के अंदर पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, पर्सनल ओपिनियन आपको मेरा बताऊंगा। तो डेफिनेटली वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट टाइम फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को विजिट किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी बहुत पुरानी नहीं है। 2019 के अंदर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। और कंपनी का काम क्या है? कंपनी का काम है कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स का। कंपनी बेसिकली रोड्स को कंस्ट्रक्ट करती है और कंपनी का प्राइमरली काम यही है। उदय शिव कुमार इंफ्रा लिमिटेड दोस्तों एक आईएसओ मार्क्ड कंपनी है। जो कंपनी है वो काम किस किस का करती है? कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स में दोस्तों स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, स्मार्ट रोड्स अंडर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, स्मार्ट रोड अंडर पीएम स्मार्ट सिटी मिशन प्रोजेक्ट्स, नेशनल हाईवेज और ये बीबीएमपी और लोकल एरिया रोड्स जो है वो वेरियस तालुकास के कंपनी जो है वो बिल्ड करती है। रोड्स के अलावा भी दोस्तों कंपनी का थोड़ा बहुत और काम है, जिसमें कंपनी जो है वो रोड्स के लिए तो बिड करती है, लेकिन इसमें ब्रिजेस, इरिगेशन एंड कैनाल्स, इंडस्ट्रियल एरिया कंस्ट्रक्शन इन कर्नाटका, जिसमें नेशनल हाईवेज आ जाते हैं, स्टेट हाईवे डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड आ जाता है, फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आ जाते हैं जिसमें कर्नाटका पब्लिक वर्क पोर्ट्स, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा DHUDA का, और कुछ और भी कंपनी जो है वो काम करती है। तो कंपनी का देखिए काम पूरा का पूरा रोड्स का है, लेकिन इसमें ब्रिजेस, इरिगेशन और कैनाल्स का भी कंपनी थोड़ा बहुत काम कर लेती है। अगर कंपनी के बारे में बात करते हैं तो कंपनी ने करीबन 30 वेरियस प्रोजेक्ट्स के अंदर काम कर लिया है एज ऑफ 31 अगस्त 2022। और कंपनी जो है वो स्टेट ऑफ कर्नाटका में ज़्यादा फोकस करती है, बिकॉज एक कर्नाटका की कंपनी भी है और कर्नाटका के अंदर कंपनी के पास प्रोजेक्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा है। कंपनी जो है वो 25 ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स के साथ अभी काम करती हुई नज़र भी आ रही है। ये भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट बात है। ठीक है, और अगर आगे बात करते हैं, अब कंपनी के कुछ स्ट्रेंथ समझिए। देखिए कंपनी का जो फोकस है वो रोड के ऊपर है, फ्लाईओवर्स के ऊपर है, वो ब्रिज कंस्ट्रक्शन के ऊपर है। मतलब तीन जो मेन इंपॉर्टेंट आपको कंपनी के फोकस बता रहा हूँ। सेकंड बात क्या है? देखिए इनकी ऑर्डर बुक अच्छी है, बिकॉज अभी भी अगर मैंने जैसे आपको बताया 25 ऑन गोइंग इनकी प्रोजेक्ट्स है जिसके ऊपर कंपनी काम कर रही है। तो ऑर्डर बुक कंपनी के पास काफ़ी बढ़िया है, जिसमें देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स है, ब्रिजेस है, फ्लाईओवर्स एंड इरिगेशन प्रोजेक्ट्स है जो कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट के साथ ये मिलकर कर रहे हैं। एक और आता है कि दोस्तों कंपनी की जो एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज़ है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखती है और इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस भी कंपनी ने काफ़ी गैदर कर लिया है। तो अच्छी बात यही है कि दोस्तों जो प्रोजेक्ट कंपनी को मिलते हैं वो कंपनी एग्जीक्यूट पूरा कर लेती है। बिकॉज बहुत बार क्या होता है ना, कंपनी के पास प्रोजेक्ट्स तो आ जाते हैं लेकिन कंपनी उसको पूरा नहीं कर पाती है, सही टाइम पे पूरा नहीं कर पाती है। लेकिन अभी तक कंपनी के साथ इतनी कुछ खास इसकी दिक्कतें नज़र नहीं आई है, ये अपने आप में एक अच्छी बात है। अब कंपनी की कुछ रिस्क के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स कंपनी जो है वो प्राइमरली डिपेंडेंट है प्रोजेक्ट्स अंडरटेकन और अवॉर्डेड बाय द स्टेट ऑफ कर्नाटका, बिकॉज इनका जो मोस्टली सारे प्रोजेक्ट्स हैं वो दोस्तों कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट के साथ आते हैं। तो ये है कि अगर कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट ने किसी और कंपनी के पास प्रोजेक्ट देना चालू कर दिया तो इनका जो मार्केट है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, या फिर कह सकते हैं जो कंपनी की ऑर्डर बुक है उसके अंदर आपको काफ़ी बड़ा झटका आता हुआ नजर आएगा, बिकॉज कर्नाटका गवर्नमेंट के साथ ही इनके बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं प्रोजेक्ट्स जो है वो कंपनी कर रही है। सेकंड इंपॉर्टेंट बात, कंपनी दोस्तों यहाँ पर इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ के द्वारा काफ़ी बार सर्च में हुई है, कुछ सीज भी किया गया है। तो डेफिनेटली कंपनी के ऊपर थोड़ी सी इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ की पहले पास्ट के अंदर भी काफ़ी बार सर्चेज हो रखी है, जो डेफिनेटली एक अच्छी बात नहीं है। बिकॉज अगर मार्केट में कोई खबर निकल के आ जाती है कि इनके ऊपर इनकम टैक्स ने रेड करी है तो आपको पता है कि उसका स्टॉक पे इम्पैक्ट आता हुआ बिल्कुल देखने को मिलता ही है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, देखिए कंपनी के जो सिग्निफिकेंट कस्टमर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हुए, बिकॉज जो इनकी पोजीशन है या फिर जो सिग्निफिकेंट पोर्शन आता है वो कुछ कस्टमर्स से आता है। तो यही इंपॉर्टेंट बात है कि कंपनी का कस्टमर्स बेस कम ना हो। तो ये तो दोस्तों कंपनी के प्लस और माइनस थे। अब बात करते हैं फाइनेंशियल्स के ऊपर। तो 31 मार्च 2020 तक कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 194 करोड़ का था, मुनाफा आया था 10 करोड़ का। उस समय कंपनी के ऊपर बोरोइंग थी 33 करोड़ की। अगले साल दोस्तों कंपनी ने अपना रेवेन्यू 211 करोड़ कर लिया, लेकिन मुनाफा 1 करोड़ के आसपास से कम हुआ, 9.32 करोड़ हो गया और कंपनी की बोरोइंग 30 करोड़ पे आ गई।
अगली बार दोस्तों का जो कंपनी ने रेवेन्यू पोस्ट किया तो रेवेन्यू कम हो गया, 186 करोड़ पे आ गया 211 करोड़ से। इसका मतलब 31 मार्च 2020 में जो कंपनी ने रेवेन्यू पोस्ट किया था उससे भी कम रेवेन्यू कंपनी के पास आया। लेकिन ये बात इंपॉर्टेंट है कि कंपनी का जो मुनाफा है वो 12 करोड़ के आसपास आ गया। कंपनी की बोरिंग भी कम हो गई, 26 करोड़ पर आ गई। तो कंपनी के नंबर्स अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली आपको वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड नहीं दिखेंगे। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट के अंदर भी अगर आप देख लीजिए कंपनी का, जिस समय रेवेन्यू बढ़ता है उस समय प्रॉफिट कम हो जाता है, जिस समय रेवेन्यू कम होता है उस समय प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है। तो इनकंसिस्टेंट डेफिनेटली दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल्स है। अभी तक दोस्तों कंपनी ने 30 सितंबर 2022 तक 107 करोड़ का रेवेन्यू पोस्ट कर लिया है। मुनाफा कंपनी ने 10 करोड़ का पोस्ट कर लिया है। लेकिन ये बात इंपॉर्टेंट है कि कंपनी की जो बोरोइंग 26 करोड़ की थी वो ऑलमोस्ट 40 करोड़ के नजदीक आई है। तो डेफिनेटली कंपनी के बोरोइंग्स के अंदर थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिला है। बट अगर इसी तेजी से कंपनी का रेवेन्यू आता रहा तो डेफिनेटली कंपनी जो है वो 214 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू पोस्ट करेगी और मुनाफा करीबन कंपनी 20 करोड़ के आसपास का पोस्ट कर देगी, अगर इसी ग्रोथ से कंपनी जो है वो चलती है। ये बात इंपॉर्टेंट है। तो ये है कि अभी भी जैसे मैंने कहा कि बहुत कंसिस्टेंट ग्रोथ नहीं है, बट ठीक है, नंबर्स बुरे नजर नहीं दिखते हैं। अब आईपीओ के ऊपर बात करें तो दोस्तों 20 तारीख से ये ओपन होगा, 23 मार्च तक ओपन रहेगा। ये तो आपको पता ही है। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है। 33 से 35 रुपीज़ का दोस्तों कंपनी ने अपना प्राइस बैंड रखा है। तो प्राइस बैंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 35 रुपये का कंपनी के द्वारा रखा गया है। 428 शेयर आपको मिलेंगे एक लॉट के अंदर। टोटल इशू की जो साइज़ है वो 66 करोड़ की है और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, 66 करोड़ का। अब देखिए बहुत बार क्या होता है ना कि इतने जो इशू होते हैं वो एसएमईज में आ जाते हैं, लेकिन इन्होंने मेन लाइन के थ्रू आना पसंद किया। तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि मेन लाइन का आईपीओ है। छोटा सा इशू है, बहुत छोटा सा इशू है, 66 करोड़ का। इशू टाइप बुकबिल टाइप का आईपीओ है और बीएसई एनएसई पर लिस्ट होगा। कंपनी ने रिजर्वेशन कुछ इस प्रकार से रखा है कि 10% क्यूआईबीज को मिलेगा, 30% एचएनआईज को मिलेगा और 65% से 60% सॉरी रिटेल कैटेगरी को दोस्तों यहाँ पर मिलेगा। बट अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है कि वेदर टू अप्लाई और अवॉइड। देखिए एक बात साफ है कि डेफिनेटली जो कंपनी वैल्यूएशन पे लेके आई है वो ये है कि अभी भी आईपीओ फुली प्राइस्ड है, बिकॉज जिस वैल्यूएशन पे लेके आई है उसी वैल्यूएशन पे ये कंपनीज मिलती है। दूसरी बात क्या है कि कंपनी का एक्सपीरियंस अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा भी नहीं है, क्योंकि 2019 के अंदर ही कंपनी बिल्ड हुई थी। ओवरऑल नंबर्स की बात करें तो कंपनी लगातार प्रॉफिट रिपोर्ट कर रही है, ये अच्छी बात है। नंबर्स के हिसाब से ये दिखता है कि हाँ डेफिनेटली जो इशू भी है, क्योंकि ये बात ध्यान रखिएगा ये टी कैटेगरी का आईपीओ है। इसका मतलब क्या है कि जब लिस्ट होगा तो इसके लिमिट कितनी होगी, सिर्फ 5% की लिमिट होगी और ये 5% की लिमिट पे कुछ दिनों तक चलेगा। तो 5% का सर्किट रहेगा। बट अगेन मुझे लगता है कि डेफिनेटली क्योंकि इशू छोटा है तो इस आईपीओ के अंदर पैसा लगाया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मेरा अगेन पर्सनल ओपिनियन है, आपको आपकी फाइनेंशियल एडवाइजर से डेफिनेटली कंसल्ट करना चाहिए। इस एप्लीकेशन में आपको लगाने के लिए 14,980 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे एक लॉट के लिए। 428 शेयर्स मिलेंगे। आप चाहे तो 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिटेल कैटेगरी में आपको 1,94,740 शेयर्स के लिए 40 रुपीज़ के लिए देना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट यही है कि दोस्तों आईपीओ बुरा नहीं दिखता है, ये बात अच्छी है। ये इशू थोड़ा सा बढ़िया कर सकता है। हाल फिलहाल में जो मेन आईपीओ आए वो काफ़ी वीक थे, बट ये थोड़ा सा उनके मुकाबले स्ट्रॉन्ग नज़र आता है। ग्रे मार्केट की बात करते हैं तो ग्रे मार्केट दोस्तों इसकी करीबन 10 रुपये के आसपास चल रही है, यानी 28.57% के आसपास का ग्रे मार्केट है। तो ग्रे मार्केट भी अच्छा दिख रहा है, कोई इसमें दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। 6,000 की इसके सब्जेक्ट टू रेट्स, तो डेफिनेटली ग्रे मार्केट के हिसाब से भी ठीक ही दिखता है। बट अगेन ग्रे मार्केट में तो देख के हमेशा लगाना नहीं चाहिए, कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर बात करनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि क्योंकि इशू है तो डेफिनेटली एक सिग्निफिकेंट मूव आ सकता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही था। आपका क्या मानना है कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।